हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टीचिंग एग्जाम ओवरलोड। दोस्तों, आज के सेशन के अंतर्गत आपकी जो सीटेट दिसंबर 2023 की क्लासेस चलती हैं उसमें आज आपकी सीडीपी की नेक्स्ट क्लास है, जिसमें आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ेंगे जिसका नाम है राष्ट्रीय शिक्षा नीति या फिर एनईपी, जिसे न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी कहा जाता है 2020 जो 2020 में आई थी। तो चलिए फिर सेशन को शुरू करने से पहले हमारी एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए फिर बिना किसी देरी शुरू करते हैं। पहला पॉइंट इसमें है कि शिक्षा नीति 2020 जो नई शिक्षा नीति है 2020 में आई, भारत की शिक्षा नीति है जिसे भारत सरकार द्वारा 29 जुलाई 2020 को घोषित किया गया। तो इसे घोषित कब किया गया? 29 जुलाई 2020 को घोषित किया गया और यह सन 1986 में जो शिक्षा नीति आई थी उसकी जगह पे लाई गई। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हो जाएगा कि नई शिक्षा नीति 2020 में आई जिसको 29 जुलाई 2020 को घोषित किया गया और इसने किस नीति को रिप्लेस किया? 1986 में जो नीति आई थी उसको रिप्लेस किया है। आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है कि यह नीति अंतरिक्ष वैज्ञानिक के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित है। तो एनईपी 2020 किसकी रिपोर्ट पर आधारित है? तो एक समिति बनी थी जिसकी अध्यक्षता के कस्तूरी रंगन जी ने की थी, उसकी रिपोर्ट पर आधारित है। तो एनईपी 2020 के कस्तूरी रंगन जी की समिति की रिपोर्ट पर आधारित है। आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है कि नई शिक्षा नीति न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंतर्गत मानव संसाधन प्रबंधन मंत्रालय का नाम परिवर्तन कर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। तो नई शिक्षा नीति के तहत क्या किया गया? जो एमएचआरडी था, मानव संसाधन प्रबंधन मंत्रालय जो था, उसे अब क्या कह दिया गया? अब उसे शिक्षा मंत्रालय या फिर एजुकेशन मिनिस्ट्री कहा जाने लगा। आगे देखते हैं। अगला पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट बनेगा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 या फिर एनईपी 2020 वर्ष 1968 और 1986 के बाद स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति है। तो जो एनईपी 2020 है वह तीसरी शिक्षा नीति है स्वतंत्र भारत की। पहली कौन सी थी? 1968 में आई थी, दूसरी 1986 में आई थी और तीसरी ये है एनईपी 2020। आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है कि एनईपी 2020 के तहत केंद्र व राज्य सरकार के सहयोग से शिक्षा क्षेत्र पर देश की जीडीपी का 6% हिस्से की बराबरी निवेश का लक्ष्य रखा गया है। तो इसमें क्या बताया जा रहा है कि केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से शिक्षा क्षेत्र में जीडीपी के 6% हिस्सा दिया गया है, मतलब जो जीडीपी है उसका 6% शिक्षा पर खर्च किया जाएगा। आगे देखते हैं। और इसमें इक्वल शेयर इन्वेस्टमेंट होगा, मतलब राज्य और केंद्र दोनों का बराबर का सहयोग होगा। आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है कि नई शिक्षा नीति में वर्तमान में सक्रिय 10+2 के शैक्षिक मॉडल के स्थान पर शैक्षिक पाठ्यक्रम को 5+3+3+4 शिक्षा प्रणाली के आधार पर विभाजित करने की बात कही गई है। तो इसमें क्या बताया गया है कि पहले जो 1986 में शिक्षा प्रणाली थी उसमें शैक्षिक मॉडल कौन सा था? 10+2 था। 10+2 का मतलब क्या होता है कि 1 से 10 तक एक तरफ रखी जाती थी कक्षा, मतलब पहले 1 से 10 का मॉडल एक लक्ष्य 1 to 10 का बनाया गया था, उसके बाद 11 और 12 की जो कक्षाएं चलती हैं उसका एक लक्ष्य बनाया गया था। लेकिन अब क्या कर दिया गया है? 5+3+3+4। इसमें क्या होता है कि पहले 3 साल जो किंडरगार्टन होता है, मतलब उसमें सिर्फ भाषा और गणित का ज्ञान दिया जाता है, खेल खिलवाकर विभिन्न क्रियाएं कराकर। उसके बाद 1 और 2, तो 5 साल में क्या किया जाता है? 3 साल जो विभिन्न किंडरगार्टन की क्रियाएं होती है उसको कराया जाता है, फिर 1 और 2। फिर अगले 3 साल जो होता है उसमें क्या होता है कि 3 से 5 तक क्लासेस चलती हैं। उसके बाद अगले 3 साल क्या होता है? 6 to 8 की क्लासेस चलती है और अगले 4 तक क्या होता है? फिर 9, 10, 11, 12 चलता है। तो इसमें यही इंपॉर्टेंट है, पहले 5 साल में इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप पहले 5 साल याद कर लेंगे तो बाकी सारा याद हो जाएगा। पहले 5 साल क्या होता है कि 3 साल जो विभिन्न खेल आदि माध्यम से क्या किया जाता है? भाषा और गणित का ज्ञान दिया जाता है और 1 और 2 की क्लासेस चलती हैं। बाकी उसके बाद तो आप जान ही लेंगे। अगला है। आगे अगला टॉपिक दिया गया है कि एनईपी 2020 के अंतर्गत एमएचआरडी का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय करने का मुख्य उद्देश्य शिक्षा और सीखने पर पुनः ध्यान आकर्षित करना है। तो एमएचआरडी का नाम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन क्यों किया गया है एनईपी 2020 के अंतर्गत? क्योंकि इसका मुख्य उद्देश्य इसके बाद फिर हमें ये लगेगा कि शिक्षा और सीखने पर पुनः ध्यान आकर्षित हो जाएगा, क्योंकि एक शिक्षा मंत्रालय होगा तब हमें पता चलेगा कि शिक्षा से संबंधित भी एक मंत्रालय है जो शिक्षा से संबंधित विभिन्न विषयों पर विभिन्न समस्याओं पर अपना ध्यान देगा। तो इससे क्या होगा? शिक्षा और सीखने पर ध्यान आकृष्ट जाएगा। इसलिए एमएचआरडी का नाम बदल के शिक्षा मंत्रालय रख दिया गया एनईपी 2020 के तहत। आगे देखते हैं। आगे अब इस नीति के कुछ सिद्धांत जो हैं उसको देख लेते हैं। इस नीति के सिद्धांत क्या थे? क्या इस नीति ने सिद्धांत दिए हैं अपने? पहला है कि संरचनात्मक समझ पर जोर देना। हमें संरचनात्मक समझ पर मतलब कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बनानी, किसी भी टॉपिक पे ऊपर ऊपर से ज्ञान नहीं देना है, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बनानी है, ना कि रटंत प्रणाली। और रटंत प्रणाली बिल्कुल नहीं यूज करनी है हमें। जो रटवाया जाता है इस
क्रिया से हमें दूर रहना है, रटवाने वाला सिस्टम, रोट मेमोराइजेशन जो होता है उससे दूर रहना है और केवल परीक्षा के लिए पढ़ाई नहीं करनी है। तो हमें क्या सीखना है, संरचनात्मक समझ पर ध्यान देना है और रटंत्र प्रणाली से बिल्कुल दूर रहना है। हमें रटवाना किसी भी टॉपिक को नहीं है और केवल परीक्षा के लिए पढ़ाई नहीं करनी है। तो दो टॉपिक को इन्होंने मना किया है कि रटंत्र प्रणाली और केवल परीक्षा के लिए पढ़ाई, गलत बात है। हमें क्या करना है, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बनानी है। अगला पॉइंट क्या बताया एनईपी 2020 के अंतर्गत, बहुभाषिकता जो होती है, मल्टीलिंग्वलिज्म जो होती है और विविधता को प्रोत्साहन देना है। हमें बहुभाषिकता को प्रोत्साहन देना है, जो हम विभिन्न भाषाओं सिखाते हैं उसको प्रोत्साहित करना है। बच्चे जो हैं वह बहुभाषी बने, ऐसा एनईपी 2020 मानता है कि बच्चों को बहुभाषी होना चाहिए, विभिन्न भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए और विविधता को प्रोत्साहन देना। विविधता को प्रोत्साहन देना मतलब क्या होता है कि भारत जैसे विविधताओं का देश है, होता है विद्यालय में विभिन्न आर्थिक परिस्थिति वाले बच्चे आते हैं, अन्य अन्य आर्थिक स्थिति सबकी अलग अलग होती है, सामाजिक स्थिति भी सबकी अलग अलग होती है, संस्कृति भी सबकी अलग अलग होती है और इसके क्या करना है हमें, इसलिए विविधता को हमें प्रोत्साहित करना है, ना कि इसे नकारना है। हमें विविधता को क्या करना है, पॉजिटिव वे में लेना है, क्योंकि बहुभाषी होने के उच्च संज्ञानात्मक जो विकास स्तर होते हैं। तो इसमें क्या होता है, बहुभाषी होने से क्या होता है कि उच्च संज्ञानात्मक विकास होता है। तो हमें बहुभाषिकता को और विविधता को प्रोत्साहन करना जिससे उच्च संज्ञानात्मक विकास हो सके बच्चों का। आगे एनईपी 2020 का सिद्धांत है, सीखने के लिए सतत मूल्यांकन जो कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन है पर जोर देना है। हमें क्या करना है, जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है, लगातार चलने वाली जो सीसीई या फिर जो होता है लगातार चलने वाला मूल्यांकन, ना कि लास्ट में आप पेपर 1 ले लीजिए और लास्ट में मूल्यांकन करिए कि बच्चे ने क्या सीखा है। उसमें क्या होता है कि सिर्फ जो वह पेपर होता है वही पेपर मैटर करता है, लेकिन अगर आप लगातार मूल्यांकन करते रहेंगे तो बच्चे जो सीख रहे हैं आप उनकी गलतियां भी तुरंत ही जानते रहेंगे, आप उनकी गलतियों को तुरंत सुधार भी देंगे। इसलिए कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन पर एनईपी 2020 जोर देता है, ना कि साल के अंत में होने वाली परीक्षा को केंद्र में रखकर। शिक्षण हो और मूल्यांकन का उद्देश्य बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में मदद करना भी हो। तो इसमें क्या कह रहा है कि वही बात कि सीसीई पर जोर देना है, साल के अंत की परीक्षा पर जोर नहीं देना है। और मूल्यांकन का उद्देश्य उसमें बताया गया है क्या होना चाहिए, बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में मदद करना। मतलब कि मूल्यांकन का यह उद्देश्य नहीं होना है कि बच्चों को ग्रेडिंग करना, बच्चों को कितने नंबर पाए हैं, अच्छे बच्चों को अलग कर लो, जो खराब बच्चे हैं उनको अलग कर दो, ऐसा नहीं है। बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में मदद करना है, वह है मूल्यांकन। मूल्यांकन को पॉजिटिव वे में लेना है। अगला सिद्धांत है एनईपी 2020 का कि छात्र की प्रोग्रेस के मूल्यांकन इवैल्यूएशन के लिए परख नामक एक नए नेशनल असेसमेंट सेंटर की स्थापना की जाएगी। तो एनईपी 2020 के तहत छात्र की प्रोग्रेस की जो मूल्यांकन की जाएगी, इवैल्यूएशन किया जाएगा, उसके लिए परख नामक एक असेसमेंट सेंटर बनाया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। तो एनईपी 2020 के तहत परख नामक एक नया असेसमेंट सेंटर बनाया जाएगा जिसमें बच्चों की प्रोग्रेस का मूल्यांकन किया जाएगा। आगे देखते हैं, अगला पॉइंट है इसमें कि राज्य विशेष रूप से भारत के अलग अलग राज्यों में 3 लैंग्वेज फार्मूला जिसे त्रिभाषा सूत्र कहते हैं उसे अपनाया जाएगा। तो एनईपी 2020 क्या कहता है कि भारत के अलग अलग राज्यों में 3 लैंग्वेज फार्मूला या फिर त्रिभाषा सूत्र को अपनाया जाएगा, लेकिन इस फार्मूला में लचीलापन रखा जाएगा। और इस फार्मूला में क्या कर रखा जाएगा, लचीलापन, थोड़ा सा मतलब क्या होगी, फ्लेक्सिबिलिटी भी होगी। त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत एक विकल्प के रूप में दूसरी भारतीय भाषाओं संस्कृत का भी अध्ययन हम कर सकेंगे। तो फार्मूला में क्या होगा, लचीलापन रखा जाएगा। 3 लैंग्वेज फार्मूला तो होगा, एक आपकी मदर टंग होगी, एक जो राजभाषा है वह होगी, और एक क्या होगी आपकी जो एक और आप किसी भी भाषा को पढ़ सकते हैं, जैसे कि आप संस्कृत का भी दूसरी भारतीय भाषाओं को भी पढ़ सकते हैं। और त्रिभाषा सूत्र में क्या था कि आपकी एक क्षेत्रीय भाषा हो जाती थी, एक राजभाषा हो जाती थी, एक विदेशी भाषा हो जाती थी। लेकिन इसमें क्या होगा कि आप विदेशी भाषा की जगह आप एक दूसरी भारतीय भाषा भी सीख सकते हैं, आप क्षेत्रीय भाषा की जगह दूसरी भारतीय भाषा भी सीख सकते हैं। मतलब आप में लचीलापन होगा, आप किन्हीं 3 भाषाओं को एक साथ पढ़ सकते हैं। तो यही एनईपी 2020 बताता है कि 3 लैंग्वेज फार्मूला को अपनाया जाएगा, लेकिन इसमें लचीलापन भी रखा जाएगा। आगे देखते हैं, अगला पॉइंट है कि एनईपी 2020 के अनुसार भारत सरकार की जो पहल है, एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल, इस बात पर बल देती है कि विद्यार्थी अधिकांश रूप से प्रमुख भारतीय भाषाओं की उल्लेखनीय एकता के बारे में जानेंगे। तो एनईपी 2020 के अनुसार जो भारत की पहल चल रही है, एक भारत श्रेष्ठ भारत, उसके अनुसार विद्यार्थी जो है वह जो भारत की एकता है और भारतीय भाषाओं के उल्लेखनीय जो एकता है उसके बारे में भी समझ पाएंगे। आगे देखते हैं, अगला पॉइंट क्या बताया जा रहा है कि कक्षा 6 के लिए एक अतिरिक्त भाषा के रूप में शास्त्रीय भाषा या फिर क्लासिकल लैंग्वेज जिसे कहा जाता है, जिसमें हो जाएगी तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम, ओडिशा, पाली, फारसी आदि का अध्ययन किया जाएगा। तो कक्षा 6 के लिए एक अतिरिक्त शास्त्रीय भाषा का भी अध्ययन किया जाएगा। और कक्षा माध्यमिक स्तर पर क्या होगा, माध्यमिक स्तर पर एक अतिरिक्त विकल्प के रूप में विदेशी भाषा जैसे कोरियन, जापानी, थाई, फ्रेंच,
जर्मन, स्पेनिश, पुर्तगाली और रूसी का भी अध्ययन आप कर सकेंगे। तो इसमें ये 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि कक्षा 6 में क्या होगा कि एक अतिरिक्त शास्त्रीय भाषा आप पढ़ सकते हैं, जिसमें से क्लासिकल लैंग्वेज होंगी जैसे कि तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम, उड़ीसा, पाली, फारसी आदि। और माध्यमिक स्तर पर क्या होगा, माध्यमिक स्तर पर आप एक विदेशी भाषा का भी अध्ययन कर सकते हैं, जैसे कि कोरियाई, जापानी, थाई, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, पुर्तगाली, रूसी आदि का अध्ययन कर सकेंगे। अगला पॉइंट है कि एनईपी 2020 यह सीखना कि कैसे सीखना है पर जोर देता है। तो एनईपी 2020 किस पर जोर देता है कि यह सीखना कि कैसे सीखना है और मानकीकरण से लचीलापन की ओर बदलाव को प्रस्ताव रखती है। तो एनईपी 2020 क्या करता है कि यह इस बात पे जोर देता है कि हमें यह सीखना है कि कैसे सीखा जाता है, ना कि हमें रटना है, हमें यह सीखना है कैसे सीखा जाता है। और इस बात पे जोर देता है कि जो स्टैंडर्ड चीज़ें हैं उसको छोड़कर लचीलापन मतलब फ्लेक्सिबिलिटी कैसे लाई जाए। तो एनईपी 2020 के 2 सिद्धांत यहाँ बताए गए हैं कि यह सीखना कैसे सीखना है, यह सिद्धांत है, और स्टैंडर्डाइज जो चीज़ें हैं उससे फ्लेक्सिबिलिटी की ओर हमें आना है। अगला पॉइंट है इसमें कि हर बच्चे की विशिष्ट क्षमताओं, रचनात्मकता, तार्किक सोच, नवाचार और समालोचनात्मक चिंतन, जिसे क्रिटिकल थिंकिंग कहते हैं, की पहचान करना और उनके समग्र विकास के लिए प्रयत्न करना है। तो अगला पॉइंट यह क्या बताता है एनईपी 2020 कि हर बच्चे की विशिष्ट क्षमताएं जो होती हैं, उनकी रचनात्मकता, तार्किक सोच जो होती है, नवाचार और क्रिटिकल थिंकिंग जो होती है, उसकी पहचान हमें करना है और उनके समग्र विकास के लिए प्रयत्न करना है। उसके बाद हमारा अगला पॉइंट है कि समावेशी शिक्षा के बारे में बताया गया है। समावेशी शिक्षा क्या होती है? इंक्लूसिव एजुकेशन होती है, जो सभी के लिए अधिगम होती है, सभी के लिए जो शिक्षा होती है उसे ही समावेशी शिक्षा कहते हैं। आगे हम अगला पॉइंट अब देखते हैं। अगला पॉइंट है कि दिव्यांगन अधिकार अधिनियम 2016, दिव्यांगन अधिकार अधिनियम 2016 जिसे RPWD कहा जाता है, यह समावेशी शिक्षा को एक ऐसी व्यवस्था के रूप में डिफाइन करता है जहां सामान्य व दिव्यांग सभी बच्चे एक साथ सीखते हैं। तो दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 जो है, जो RPWD एक्ट 2016 है, वह ऐसी समावेशी शिक्षा का उदाहरण है जिसमें सामान्य और दिव्यांग बच्चे सभी एक साथ पढ़ाई करते हैं, सीखते हैं। आगे देखते हैं, जैसे कि देखिए ये बना है, ये RPWD एक्ट के अनुसार है। आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है कि एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग दिव्यांग बच्चों के लिए एक उपयुक्त इमारती ढांचा, उपयुक्त तकनीकी सुविधाएं और प्रत्येक स्टूडेंट के लिए एक शिक्षा और निजी शिक्षा के प्रावधान को बताया गया है। तो एनईपी 2020 क्या बताता है कि दिव्यांग बच्चों के लिए उपयुक्त इमारती ढांचा बनाना है और उपयुक्त तकनीकी सुविधाएं भी देनी है, मतलब जो उनको आवश्यकता हो वैसी तकनीकी सुविधाएं भी देनी है। जैसे कि मान लीजिए किसी की आंख कम दिखाई देता है किसी की आंख से, तो उसको उस प्रकार की जो क्रियाएं हैं उस प्रकार की तकनीकी सुविधाएं प्रदान करना, और प्रत्येक स्टूडेंट के लिए एक शिक्षा और निजी शिक्षक के लिए प्रावधान को बताया गया। तो प्रत्येक स्टूडेंट के लिए एक निजी शिक्षक के लिए बताया गया। आगे देखते हैं। आगे अगला पॉइंट है कि क्लास 6 से ही शैक्षिक पाठ्यक्रम में व्यावसायिक शिक्षा को शामिल कर लिया जाएगा। क्लास 6 से ही शैक्षिक पाठ्यक्रम में व्यावसायिक शिक्षा को शामिल कर लिया जाएगा और इसमें इंटर्नशिप की व्यवस्था भी की जाएगी। इसमें क्या होगा, इंटर्नशिप की भी व्यवस्था की जाएगी। तो व्यावसायिक शिक्षा जो है उसे क्लास 6 से ही शामिल कर लिया जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट इसको नोट कर लीजिएगा। ये क्या बताया गया है, पाठ्यक्रम की विषय वस्तु को प्रत्येक में कम करके, मतलब पाठ्यक्रम की विषय वस्तु को हमें कम करना है ताकि बेहद बुनियादी चीज़ों पर ध्यान केंद्रित किया जाए, और जिससे क्या होगा कि आलोचनात्मक चिंतन का विकास होगा, खोज आधारित चिंतन का विकास होगा, चर्चा आधारित अधिगम पर जोर पड़ेगा और विश्लेषण आधारित अधिगम पर हम जरूरी ध्यान दे पाएंगे। तो इसमें क्या करना है कि पाठ्यक्रम को कम करना है ताकि जो विभिन्न बुनियादी चीज़ों पर हम भी ध्यान केंद्रित कर पाएँ। आगे देखते हैं। आगे अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट राष्ट्रीय पाठ्य पुस्तकों के बारे में बताया गया है कि स्कूल के करिकुलम में, स्कूल की जो पाठ्यचर्याएं चलती है उसमें कमी, लचीलापन और रट कर सीखने के बजाय हमें क्या करना है, रचनावादी सीखने के लिए तरीके पर जोर देना है। और साथ साथ स्कूल की नेशनल टेक्स्ट बुक में भी बदलाव होने चाहिए, मतलब स्कूल की टेक्स्ट बुक्स में भी समय समय पर बदलाव होने चाहिए। और जो लचीलापन और रट कर सीखने के बजाय हमें क्या करना है, रचनावादी सीखने के तरीके पर जोर देना है। आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है ECCE, एक चीज़ है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। ECCE का फुल फॉर्म पहली बात इंपॉर्टेंट है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। इसमें क्या होता है, में मुख्य रूप से लचीली, बहुआयामी, खेल आधारित, गतिविधि आधारित, खोज आधारित, बहुआयामी और बहुस्तरीय शिक्षा को शामिल किया गया है। तो ECCE में क्या हुआ है कि लचीली, बहुआयामी, खेल आधारित, गतिविधि आधारित, खोज आधारित और बहुआयामी और बहुस्तरीय शिक्षा को शामिल किया गया है। आगे देखते हैं। स्कूल तैयारी मॉड्यूल या 3 महीने का प्ले आधारित मॉड्यूल है जो NCERT और SCERT द्वारा उन बच्चों के लिए बनाया जाएगा जो क्लास फर्स्ट में एडमिशन के कुछ ही हफ्तों के बाद अपने सहपाठियों से पिछड़े जाते हैं। तो इसमें क्या है कि एक मॉड्यूल बनाया जाएगा और यह इन बच्चों के लिए होगा जो क्लास फर्स्ट में एडमिशन लेते हैं और कुछ हफ्तों में मतलब पढ़ाई में पीछे हो जाते हैं। आगे देखते हैं। आगे अगला पॉइंट है कि एनईपी 2020 के अनुसार लर्निंग जो है वह प्रयोगात्मक होना चाहिए, जिसमें स्वयं करके सीखने और प्रत्येक सब्जेक्ट में
कला और खेल की एकीकृत किया जाएगा। मतलब NEP 2020 के अनुसार लर्निंग करके सीखने पर जोर देता है प्रयोगात्मक रूप से, और इसमें क्या होगा कि प्रत्येक सब्जेक्ट में कला और खेल को एकीकृत किया जाएगा। चलिए फिर इसी के साथ आज के सेशन को हम समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आप इसी तरह के अन्य सेशन भी देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही अगर आप इसकी PDF भी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारी टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उससे ज्वाइन हो जाइए, आपको सारी PDF वहीं मिलेंगी। चलिए फिर, धन्यवाद।